इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। एक पार्ट आपके सामने मेंशन है, दूसरे पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जिसका नाम होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको ई नॉट से डिनोट किया जाता है, ई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ई नॉट होता क्या है? ई नॉट किसी भी इलेक्ट्रोड की वोल्टेज होती है। ये देखिए, यहां पर आपके सामने जिंक का इलेक्ट्रोड है, यहां पर आपके सामने कॉपर का इलेक्ट्रोड है। जिंक का ई नॉट कितना दे रखा है? -0.76। कॉपर का ई नॉट कितना दे रखा है? +0.34 वोल्टेज। ये -0.76 क्या है? जिंक का ई नॉट है, जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये +0.34 क्या है? ये कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब सवाल ये है कि ये मेजर कैसे होता है? ये मेजर तब होता है जब हम इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन के अंदर डिप करें, स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर। सिंपल सी बात, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर डिप किया जाता है, तब जाके उस इलेक्ट्रोड की वोल्टेज को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। सीधी सीधी डेफिनेशन है, किसी भी इलेक्ट्रोड की वो वोल्टेज जो स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर मेजर होती हो, उस वोल्टेज को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। डेफिनेशन आपके सामने मेंशन है, द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। व्हाट इज पोटेंशियल? वोल्टेज, किसी इलेक्ट्रोड की वोल्टेज विच इज मेजर्ड, जो तब मेजर की जाएगी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर की जाएगी। इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड की वोल्टेज जब स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर मेजर की जाती है, तब जाके उस वोल्टेज को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बार स्टैंडर्ड कंडीशंस बोल दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशंस? ये देखिए आपके सामने स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में लिखा है। इन कंडीशंस को स्टैंडर्ड कंडीशंस कहा जाता है। ये क्या लिखा है? 1 मोलैरिटी। ये क्या लिखा है? 298 केल्विन। जरा चेक कर लेते हैं। जिंक को हमने डिप किया जिंक सल्फेट के अंदर, क्या जिंक सल्फेट की स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं? यस, 1 M कंसंट्रेशन है, तो 1 M को ही हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड कंडीशंस। और टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? 298 केल्विन। इन कंडीशंस के अंदर जिंक का हमने ई नॉट निकाला है। इसी तरह से इन कंडीशंस के अंदर हमने कॉपर का ई नॉट निकाला है। तो जब किसी इलेक्ट्रोड का वोल्टेज हम निकालते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर, उस वोल्टेज को हम ई नॉट कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अगर इलेक्ट्रोड गैसियस होगा, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, तब जाके यहां पर 1 M की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1 ATM लिखेंगे। टेम्परेचर आपने वही रखना है, 1 ATM का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक। और ये कब करना है? जब इलेक्ट्रोड आपका गैसियस हो, जैसे हाइड्रोजन गैस, ब्रोमीन गैस, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस। इन सभी गैसेस इलेक्ट्रोड केस में 1 M नहीं रखना, 1 ATM रखना है। इन कंडीशंस के अंदर जब किसी इलेक्ट्रोड का वोल्टेज निकाला जाता है, तब जाके उस वोल्टेज को हम ई नॉट कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये टॉपिक और अच्छा क्लियर होगा नेक्स्ट कंटेंट में, जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात, यहां पर हमने कन्वर्जन लिखी है, जिंक आयन टू जिंक। यहां पर हमने कन्वर्जन लिखी है, कॉपर आयन टू कॉपर। इस कन्वर्जन को हमने रिएक्शन की फॉर्मेट में यहां लिखा है, इस कन्वर्जन को हमने रिएक्शन की फॉर्मेट में यहां लिखा है। अब आपने देखना है कि जिंक आयन जिंक कब बनता है। जिंक आयन जिंक तब बनता है जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। कॉपर आयन कॉपर कब बनता है? जब कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो बताइए जरा, इन दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। जिन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, उस रिएक्शन को रिडक्शन कहा जाता है। इसलिए कई टीचर इस ई नॉट को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल देते हैं, कि यहां पर जो हमने रिएक्शन की है वो रिडक्शन की है। तब जाके वो कह देते हैं कि यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। देखिए आपके सामने मेंशन है, बिकॉज ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन जहां होते हैं उसको रिडक्शन कहा जाता है। बिकॉज ऑफ रिडक्शन रिएक्शन
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। SEP को SRP कब बोलेंगे? जब हम इस तरह से E नॉट को शो करेंगे। और ये तरीका क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। जिंक आयन जिंक कब बनेगा? रिडक्शन से बनेगा। कॉपर आयन कॉपर कब बनेगा? रिडक्शन रिएक्शन से बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगा। इसलिए टीचर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल देते हैं। एनसीईआरटी में कई जगह लिखा होगा ये। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जिंक को यहां लिख दूं, जिंक आयन को यहां लिख दूं, जिंक को यहां लिख दूं, देखिए, और जिंक आयन को यहां लिख दूं, तब इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होंगे, तब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। मैं उल्टा कर दूं, इस तरह कॉपर को यहां लिख दूं, कॉपर आयन को यहां लिख दूं, तब इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होंगे, लॉस हो जाएंगे। तब जाके ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब जाके हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। अब इतने सारे नाम हो गए, तो बेहतर है कि आप एक ही नाम यूज करो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर का पता लगाना। अब सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी। कितना सिंपल है। जब भी केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर आ जाए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर आ जाए, ऑक्सीडाइजिंग पावर आ जाए, एक ही बात है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का दूसरा नाम क्या है? रिडक्शन। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन। कंफ्यूज मत हो जाना, अच्छे से पता कर लीजिए, सब 10th में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा तो इलेक्ट्रोड का ई नॉट का साइन पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा तो इलेक्ट्रोड का ई नॉट का साइन नेगेटिव में आ जाएगा। तो ई नॉट का साइन देख लो और पता लगवा लो कि वो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर वाला है या फिर रिड्यूसिंग कैरेक्टर वाला है। कितनी सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है। ई नॉट का साइन पॉजिटिव होगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ई नॉट का साइन नेगेटिव होगा तो क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब बताइए, जिंक का ई नॉट कितना? -0.76। ई नॉट का साइन माइनस में, तो जिंक का कैरेक्टर कैसा है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, ऑक्सीडेशन करने वाला कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है। सबको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पता होगा, जिंक को इलेक्ट्रॉन लॉस करना अच्छा लगता है। अब बताइए, कॉपर की बात आ जाए। कॉपर का ई नॉट का साइन क्या? पॉजिटिव। कॉपर का कैसा कैरेक्टर होगा? ऑक्सीडाइजिंग। ये देखिए, ई नॉट प्लस। जब भी ई नॉट प्लस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा। तो बताइए, कॉपर का काम क्या? ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। उसका काम है रिडक्शन, और वहां इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये वाला इलेक्ट्रोड, ये वाला इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस बीकर में इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, इस बीकर में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। इस तरह से आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। पूरी तरह टीम वर्क है। एक बीकर ने इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, दूसरे बीकर ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, उसका पता ई नॉट बताएगा। ई नॉट ने बता दिया, अपने साइन देखकर बता दिया। प्लस साइन होगा ऑक्सीडाइजिंग, माइनस साइन होगा रिड्यूसिंग। खत्म बात, कंफ्यूज मत हो जाना। दूसरा, वेदर और नॉट मेटल्स आर एबल टू रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। मुझे बताइए, 10th क्लास के रिएक्शन है, मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करता था, M4 मेटल, HCl4 एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कौन सी गैस बाहर आती थी? हाइड्रोजन गैस बाहर आती थी। पॉप साउंड वाली रिएक्शन याद होगा। कौन सा मेटल लेते थे हम? फेमस जिंक। जिंक प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2। ZnCl2 क्या होता था? सॉल्ट। मेटल की आदत होती है कि वो एसिड से रिएक्शन करें और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दें। क्या सारे मेटल ऐसा कर पाने लायक है? नहीं, सारे मेटल ऐसा नहीं कर सकते। कौन से मेटल इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे? कौन से मेटल एसिड के साथ H2 गैस को रिलीज करेंगे? वही मेटल एसिड के साथ H2 गैस को रिलीज करेंगे जिनका ई नॉट का साइन नेगेटिव में होगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है?
नेगेटिव साइन का मतलब होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो यहां पर मेटल की आदत क्या होनी चाहिए? रिड्यूसिंग कैरेक्टर की होनी चाहिए। अगर मेटल का रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा तभी मेटल एसिड में से H2 गैस को लिबरेट करा पाएगा। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए मेटल का ई नॉट क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो जिन मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में होगा वही मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट करवा पाएंगे। अब मुझे बताइए, कॉपर मेटल है, जिंक मेटल है। जिंक मेटल का ई नॉट नेगेटिव में है, कॉपर मेटल का ई नॉट पॉजिटिव में है। मुझे बताइए कौन सा मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवा पाएगा? जिस मेटल का ई नॉट का साइन नेगेटिव में होगा। ई नॉट ऑफ मेटल शुड बी ऑफ नेगेटिव साइन। तो जिंक ऐसा कर पाएगा, कॉपर ऐसा नहीं कर पाएगा। तो जब भी जिंक की रिएक्शन HCl से होगी H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। जब भी कॉपर की रिएक्शन HCl से होगी H2 गैस लिबरेट नहीं हो पाएगी। कॉपर का ई नॉट का साइन पॉजिटिव में है और जब ई नॉट का साइन पॉजिटिव में होगा तो वो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट नहीं करवा पाएगा। तभी मैंने लिखा जिंक को टिक लगा दिया, कॉपर में क्रॉस लगा दिया। जिंक ये रिएक्शन दे पाएगा, कॉपर ये रिएक्शन नहीं दे पाएगा। सिंपल सी बात पता लग गई। क्या बात हमने पता लगाई? वेदर और नॉट मेटल आर एबल टू रिलीज H2 गैस फ्रॉम एसिड या विद एसिड्स। तो मेटल रिएक्ट विद एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सारे मेटल इस रिएक्शन को नहीं देंगे, वही मेटल इस रिएक्शन को देंगे जिनका ई नॉट का साइन नेगेटिव में होगा। तो ई नॉट की सेकंड एप्लीकेशन हमने पढ़ ली है। थर्ड एप्लीकेशन आपके सामने, फिजिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिजिबिलिटी का दूसरा नाम है स्पॉन्टेनिटी। यानी कि ई नॉट सेल क्या होता है? पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ई नॉट। एक ई नॉट लेफ्ट हैंड साइड वाले का होगा, एक ई नॉट राइट हैंड साइड वाले का होगा और एक ई नॉट पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो ई नॉट होगा तो कैसे निकालेंगे? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट फॉर रिडक्शन, लेफ्ट फॉर ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है। अगर इस फॉर्मूले को पुट करने के बाद ई नॉट सेल पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन नॉन फिजिबल हो जाएगी। इतना सिंपल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन अगर फिजिबल है तो इस फॉर्मूले को पुट करने के बाद ई नॉट सेल का साइन पॉजिटिव आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन नॉन फिजिबल है तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला रखने के बाद ई नॉट सेल का साइन नेगेटिव में आना चाहिए, तब वो रिएक्शन नॉन फिजिबल हो जाएगी। फिजिबल का मतलब होता है कि भैया यहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नॉन फिजिबल का मतलब है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, कोई वोल्टेज नहीं आएगी। सिंपल सी बात। मैंने लास्ट कंटेंट पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्सेस इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऐसा केस क्या बन जाता? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता और ऐसा केस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। पिछला कंटेंट है और उसको देखेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। फिजिबल का मतलब सिंपल है, केमिकल एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इस फॉर्मूले को रखने के बाद अगर ई नॉट सेल प्लस में आता है तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस फॉर्मूले को रखने के बाद अगर ई नॉट सेल नेगेटिव में आता है तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने करा रखा है, उसको जरा देखते हैं और अच्छा समझ आ जाएगा। प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी जिंक एंड कॉपर आयन। करना कुछ नहीं है, दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करके हम क्या चेक करेंगे? फिजिबिलिटी चेक करेंगे। इन दोनों को ऐड कर देना है। अब बताइए, यहां पर जिंक है तो जिंक का साथी कौन है? जिंक आयन। इधर जिंक आयन लिख दीजिए। यहां पर कॉपर आयन है, कॉपर आयन का साथी कौन है? कॉपर। यहां कॉपर लिख दीजिए। सिंपल सी बात है ना। इधर जिंक है, जिंक के साथ कौन है? जिंक आयन, वहां जिंक आयन लिख दीजिए। यहां कॉपर आयन है, कॉपर आयन का साथी कौन है? कॉपर, वहां कॉपर लिख दीजिए। कर दिया। अब जिंक से जिंक आयन, यहां 0, यहां +2 ऑक्सीडेशन, यहां +2 वहां 0 रिडक्शन। जब चार्ज डिक्रीज होता है तो रिडक्शन, जब चार्ज इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन। 0 से 2 चार्ज इंक्रीज ऑक्सीडेशन, 2 से 0 चार्ज डिक्रीज रिडक्शन। कितना सिंपल है।
जो रिडक्शन होगा वो राइट होगा, जो ऑक्सीडेशन होगा वो लेफ्ट होगा। फॉर्मूला ई नॉट सेल माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब बताइए राइट कौन? कॉपर 0.34, लेफ्ट कौन है? जिंक माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करके क्या मिल जाएगा? प्लस 1.10। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो राइट में हमने पुट करना है कॉपर का ई नॉट, लेफ्ट में हमने पुट करना है जिंक का ई नॉट। सिंपल है, जिंक लेफ्ट, कॉपर राइट। साइन क्या आ गया? पॉजिटिव। अब यहां साइन पॉजिटिव आ गया, और जब भी ई नॉट सेल का साइन प्लस होगा तो फिजिबल हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये रिएक्शन हमें वोल्टेज दे देगी। सिंपल सी बात है। एक बीकर में जिंक आयन बनेगा, दूसरे बीकर में कॉपर आयन कॉपर बन जाएगा, और इस तरह से हमारी केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर केमिकल एनर्जी रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो फिजिबल हो जाता है। उसके लिए ई नॉट सेल का साइन प्लस आना चाहिए। ई नॉट सेल का फॉर्मूला ये आपके सामने मेंशन है। अगर नेगेटिव होता तो नॉन फिजिबल, वहां पर केमिकल एनर्जी रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। इस तरह से बच्चों आपके सामने एप्लीकेशंस हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। इस कंटेंट को और अच्छा समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और एक और बात, एनसीईआरटी की टेबल 2.1 उसको जरूर देखिए। उस टेबल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दुनिया भर के इलेक्ट्रोड्स का ई नॉट गिवन है, और आप देखेंगे कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड है जिनका ई नॉट का साइन प्लस में है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड है जिसमें ई नॉट का साइन माइनस में है। प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ता है मैंने आपको बता दिया। ई नॉट का साइन प्लस में जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर बढ़ेगा। ई नॉट का साइन माइनस में जाएगा तो रिड्यूसिंग करैक्टर बढ़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।